हाय गाइस, मैं मनोज शर्मा। मैं पिछले 15 वर्षों से विभिन्न कोचिंग संस्थाओं के माध्यम से सिविल सेवा के बच्चों का मार्गदर्शन करते आ रहा हूँ। मेरे बहुत से स्टूडेंट आज सिलेक्शन में हैं, पीसीएस और आईएएस में। मैं ऑथर भी हूँ पियर्सन एजुकेशन का। मेरी बुक पियर्सन से यूजीसी नेट और आईएएस प्री तथा मेंस के लिए पब्लिश्ड होती है। मेरी अपनी इंस्टीट्यूशन भी थी जो फिलहाल नहीं है, और फिलहाल मैं चाणक्य इस एकेडमी का फैकल्टी हूँ। ये मेरा संक्षिप्त परिचय हुआ। अब मैं अनअकैडमी के माध्यम से करीब 100 आवर्स में किस तरह आप लोगों का मार्गदर्शन इतिहास विषय में करूँगा, ये मैं आप लोगों को बताऊँगा। 100 आवर्स पूरे इतिहास के लिए, मतलब कि प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास, ये भारतीय इतिहास में और विश्व इतिहास 4 सेक्शन में बांट करके हम लोग इतिहास को पढ़ेंगे। 3 सेक्शन में भारतीय इतिहास को और 1 सेक्शन विश्व इतिहास को। भारतीय इतिहास में हम जब अध्ययन की शुरुआत करते हैं सिविल सेवा के लिए, तो हमारी अध्ययन की शुरुआत स्टोन एज से होती है, यानी कि पाषाण काल से। स्टोन एज जिस समय की अर्थव्यवस्था पत्थरों से बने औजार पर आधारित होती थी, उसे स्टोन एज कहा गया। स्टोन एज के बाद जब हम आते हैं कि किस तरह हमारी टेक्नोलॉजी डेवलप करी और किस तरह स्टोन में हम लोग कॉपर को मिलाकर इंस्ट्रूमेंट बनाना शुरू किए, और उस एज को हम लोग कहे ताम्र पाषाण काल। इसके बाद को जो स्टेज हमारा आता है प्राचीन भारतीय इतिहास में, वह स्टेज आता है, वह ग्रामीण सभ्यता का आता है। जब हम लोग नव पाषाण काल युग में आते हैं, तो आते आते हमारी सभ्यता संस्कृति ग्रामीण सभ्यता संस्कृति में तब्दील हो गई थी। यद्यपि कि इससे पहले हमारी जो संस्कृति थी वो यायावरी संस्कृति थी। हम एक जगह से दूसरे स्थान तक घूमते रहते थे अर्थव्यवस्था का संपोषण करने के लिए। लेकिन अब नवपाषाण काल में हम अपनी अर्थव्यवस्था का संपोषण एग्रीकल्चर के माध्यम से करने लगे। कालांतर में यही एग्रीकल्चर हमारा सरप्लस प्रोडक्शन में कन्वर्ट हुआ, अधिशेष उत्पादन जिसको कहा जाता है। अधिशेष उत्पादन में कन्वर्ट हुआ, और कन्वर्ट होने के बाद हमारे पास ग्रामीण सभ्यता से एक विस्तृत और विकसित नगरीय सभ्यता आता है, जिसे हमें अध्ययन करना है, जिसे हम सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पन सभ्यता के नाम से जानते हैं। इसके बाद का जो फेज आता है प्राचीन भारतीय इतिहास में, वह हमें वैदिक संस्कृति के रूप में पढ़ना होता है। वैदिक संस्कृति आर्यन की संस्कृति थी। इसे 2 वर्गों में विभक्त करके हम पढ़ते हैं। प्रथम वर्ग में हम ऋग्वैदिक संस्कृति का नाम देते हैं, जिसका कालखंड होता है 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व। इस समय के जानकारी का जो प्रमुख स्रोत था वह ऋग्वेद था। उसके बाद दूसरा जो कालखंड होता है वह उत्तर वैदिक काल होता है, जो 1000 से 600 बीसी के आसपास होता है। इसी में हम 200 वर्ष उपनिषद काल को भी देखते हैं, उपनिषद काल का भी अध्ययन करते हैं। इस समय की जानकारी का प्रमुख स्रोत उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथ जैसे यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, वेदांग, अरण्यक, ब्राह्मण, उपनिषद इत्यादि है। उसके बाद हम देखते हैं किस तरह उत्तर वैदिक काल आते आते संपूर्ण आर्य विभिन्न क्षेत्रों में अस्थायी जीवन जीना प्रारंभ कर दिए थे, अपने लिए जनपदों का निर्माण किए। जो बड़े बड़े जनपद थे वो छोटे जनपदों पर अधिपत्य स्थापित कर महाजनपद का निर्माण किए। इस तरह अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों की चर्चा, 16 महाजनपदों के अध्ययन हम करते हैं। इन 16 महाजनपद में सबसे विकसित और विशाल सशक्त महाजनपद मगध महाजनपद था। मगध महाजनपद विकसित विशाल तो था, लेकिन इसके पीछे क्या कारण थे, इसका अध्ययन हम करेंगे।
इसके पीछे इसका भौगोलिक स्ट्रक्चर, आर्थिक संसाधन, नदियों का तंत्र और इन सभी रॉ मटेरियल को एक सांचे में पिरोकर एक विकसित और विस्तृत साम्राज्य का निर्माण करने वाले दूरदर्शी शासक वंशावली मगध के पास था। ऐतिहासिक रूप से जब हम चर्चा करते हैं मगध के राजवंशों का, तो हर एक वंश को हम देखते हैं, हर एक वंश को देखते हैं। बिंबिसार से शुरुआत होती है हर एक वंश का। बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, इन सभी ने मगध के उत्कर्ष में, मगध के सीमा के विस्तार में अपना अपना योगदान दिया अपने तरह से। तो इसको हम पढ़ेंगे। उसके बाद एक कंटिन्यूटी चलती है मगध के राजवंशों और मगध के शासकों का। इस कंटिन्यूटी में हम देखते हैं किसको भाई, तो शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कण्व वंश, इन सारी वंशों को हम लोग देखते हैं। एक हिरार्की चलती है और सभी राजवंश के शासकों ने अपने अपने तरह से मगध साम्राज्य के विस्तार विकास में अपना अपना योगदान दिया। और एक समय ऐसा आया कि मौर्य वंश के आते आते मगध की सीमा ईरान से लगने लगी। उसके बाद के काल में आने वाले गुप्त शासकों ने भी अपना योगदान दिया। गुप्त शासन काल, गुप्त प्रशासनिक व्यवस्था को हम स्वर्ण काल के नाम से जानते हैं। गुप्त काल में हम शासकों की जब कड़ी देखते हैं तो श्री गुप्त, घटोत्कच, चंद्रगुप्त प्रथम, ये सारा हिरार्की आता है और सभी ने मगध के उत्कर्ष में, चाहे कला हो, चाहे साहित्य हो, चाहे मगध के भौगोलिक विस्तार की बात हो, अपना अपना योगदान दिया। तो इस तरह हम देखते हैं कि किस तरह हम नौपाषाण काल से आते आते, यायावरी जीवन से आते आते, किस तरह मगध का हमने विस्तार प्रत्येक क्षेत्रों में किया। यह प्राचीन काल भारतीय इतिहास है। उसके बाद हम आते हैं तो देखते हैं कि आपको मध्यकाल के शासकों ने भी अपने तरह से कंट्रीब्यूट किया भारत के विस्तार में, भारत की सीमा को बढ़ाने में, भारत को एकजुट करने में। अब हम मध्यकाल को देखते हैं तो मध्यकाल में हम जब जाते हैं तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं किसको भाई, पूर्व मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल में से पहले भी हम जाते हैं तो वर्धन वंश को पढ़ते हैं। वर्धन वंश में सबसे प्रमुख और प्रतापी शासक जो हुआ वो हर्षवर्धन हुआ, जिसका दरबारी कवि वाणभट्ट था, जिसने इस समय के शासन व्यवस्था का वर्णन विस्तृत रूप से अपने लेखों में किया है। वाणभट्ट खुद भी विद्वान था, उसने भी वर्णन किया है। उसके बाद हम देखते हैं तो राजपूत राजवंशों का इतिहास आता है। 700 से 1200 ईस्वी तक राजपूत राजवंश विभिन्न क्षेत्रों में शासन व्यवस्था का संचालन किए, जिनमें प्रमुख रूप से हम देखते हैं तो किसका देखते हैं भाई, चौहानों का दिल्ली पर। चौहानों का दिल्ली पर शासन व्यवस्था देखते हैं। चौहानों में जब पृथ्वीराज चौहान तृतीय होते हैं, चौहान मूल रूप से कहां के थे तो यह भी पढ़ना होता है, यह शाकंभरी अजमेर के थे। अनंगपाल के शासन काल में पृथ्वीराज चौहान को यहां पर शासन व्यवस्था दिया गया और यह दिल्ली के चौहान हो गए। दिल्ली के चौहान होने के बाद अब क्या हुआ कि इस चौहान राजवंशों में जो प्रमुख शासक हुआ पृथ्वीराज चौहान तृतीय, उससे संघर्ष की कहानी हम पढ़ते हैं मोहम्मद गोरी का। मोहम्मद गोरी को पढ़ने से पहले हम देखते हैं कि किस तरह इस्लाम धर्म का आगमन भारत में हुआ, भारतीय महाद्वीप में हुआ। इस्लाम आया किस तरह, फिर इस्लाम के बाद इस्लामिक शासन व्यवस्था स्थापित कैसे हुई। इस्लामिक शासन व्यवस्था जब स्थापित हो गई तो उसके बाद किस तरह प्रत्येक क्षेत्रों में शासन व्यवस्था हुआ, अर्थव्यवस्था हुआ, कल्चर हुआ, वास्तुकला हुआ, तो प्रत्येक क्षेत्रों में किस तरह इस्लामिक संस्कृति का विकास हुआ। वास्तुकला क्षेत्र में हम जब जाते हैं तो देखते हैं कि इंडो इस्लामिक संस्कृति का विकास इस्लामिक शासन व्यवस्था के स्थापना के बाद भारतीय उपमहाद्वीप में हो गया। अब हम देखते हैं कि सबसे पहले इस्लाम आया कैसे। तो इस्लाम आया मोहम्मद बिन कासिम के समय।
मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में सबसे पहले सिंध पर आक्रमण किया और वहां का शासक दाहिर था। दाहिर को परास्त कर अपनी शासन व्यवस्था को वहां संचालन तो नहीं किया, लेकिन जजिया कर उसने वहां पर वसूला। तो इस तरह इस्लाम आया। उसके बाद मोहम्मद गजनबी आया और गोरी आया तो पृथ्वीराज चौहान को परास्त कर यहां पर शासन व्यवस्था की स्थापना कर दी। अब इसके बाद हम इस्लामिक शासन व्यवस्था के अंतर्गत विभिन्न राजवंशों को यहां पर भी देखते हैं। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश, मुगल वंश। यह मुगल वंश कब तक शासन किया? 1857 तक। यद्यपि कि वास्तविक शासन व्यवस्था 1707 तक ही था जब औरंगजेब की मृत्यु हुई, लेकिन 1707 के बाद जो शासन व्यवस्था आया, करीब 12-13 शासक जो उत्तरवर्ती मुगल शासक कहलाते हैं ने शासन किया, लेकिन उनका उतना कंट्रीब्यूशन नहीं रहा। उसके बाद हम आधुनिक भारत पढ़ेंगे। आधुनिक भारत में किस तरह यूरोपियन कंपनी भारत में आई, इस पुर्तगाली आए, फ्रांसीसी, अंग्रेज, डच, डेनिश, लेकिन इन सभी में अंग्रेजों ने अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। प्रत्येक क्षेत्रों में, सामाजिक क्षेत्र हो, राजनीतिक क्षेत्र हो, सांस्कृतिक क्षेत्र हो, प्रत्येक क्षेत्रों में। लेकिन पुनः हम अंग्रेजों से किस तरह छुटकारा पाए और हम एक स्वतंत्र नागरिक के रूप में खुद को स्थापित किए। तो ये हमारा 100 आवर्स का प्रोग्राम होगा, जिसके तहत हम आप लोगों का अध्ययन कराएंगे, आप लोगों का मार्गदर्शन करेंगे। अब एक टॉपिक हम उठाते हैं कि किस तरह 100 आवर्स के अंतर्गत ही हम इतिहास के किसी टॉपिक का अध्ययन हम करेंगे आप लोगों के साथ, किस तरह आप लोगों का मार्गदर्शन करेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता पर ध्यान देते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता एक विकसित नगरीय सभ्यता थी भारतीय उपमहाद्वीप के। जब पहली नगरीय सभ्यता थी, पहली नगरीय सभ्यता इस तरह थी कि जब कार्बन 14 के माध्यम से हम अध्ययन करते हैं तो देखते हैं कि इससे पहले ऐसी नगरीय सभ्यता पहले नहीं थी। फलतः इसे पहली नगरीय सभ्यता का नाम देते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता पहले नाम दिया गया था इसलिए कि जब प्रथमतः इसका उत्खनन हुआ तो उस समय देखा गया कि इस सभ्यता का विकास सिंधु और सिंधु नदी के जो सहायक नदियां थीं उसके आसपास के क्षेत्रों में ही मिला था। लेकिन जब कालांतर में इस सभ्यता के अन्य स्थलों का उत्खनन हुआ तब देखा गया कि किस तरह हम सिंधु और सिंधु के सहायक नदी तक ही सीमित नहीं थे, अन्य नदियों तक ही सीमित थे। हिंडन नदी हुआ, ठीक है, रावी नदी हुआ, प्रत्येक नदियों के आसपास हम लोग जहां नदी नहीं थे वहां भी हमारी सभ्यता संस्कृति का विकास हुआ। तो इसलिए हम इस सभ्यता संस्कृति का नाम हम क्या देते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता नहीं। अब प्रासंगिक क्या होगा? तो सबसे पहले 1921 में दयाराम साहनी के नेतृत्व में जो पहला स्थल का उत्खनन हुआ हड़प्पा सभ्यता का, इस सभ्यता का नाम हम हड़प्पा सभ्यता देते हैं। नगरीय सभ्यता थी किस तरह भाई? तो जो भी वहां पर पुरातात्विक स्रोत हमें प्राप्त हुए हैं उन पुरातात्विक स्रोतों का सामंजस्य हम आधुनिक युग के शहरों से सामंजस्य बैठाते हैं तो देखते हैं कि ये सारी व्यवस्थाएं आधुनिक युग में शहरों में है। फलतः यह नगरीय सभ्यता थी। जैसे डबल स्टोरी मकान, शौच की व्यवस्था, यातायात की व्यवस्था, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यातायात की व्यवस्था, तो ये सारी व्यवस्थाएं जो थी वह कहां थी? उस वक्त इंडस वैली सिविलाइजेशन में थी। और ये वर्तमान में कहां होती है? तो शहरों में होती है। फलतः इसको हम शहर की संज्ञा इंडस वैली सिविलाइजेशन को दिए, हड़प्पा सभ्यता को दिए। और कार्बन 14 के माध्यम से जब अध्ययन किए तो देखे कि इससे पहले ऐसी सभ्यता नहीं थी। फलतः इसको पहली नगरीय क्रांति की संज्ञा दिए। तो इस तरह हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के तरह ही और भी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए वैदिक संस्कृति को पढ़ेंगे। और इंडस वैली सिविलाइजेशन में और भी चीजें हमारे सेक्शन में हैं जो हमारी अर्थव्यवस्था को परिभाषित करता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन की आपको कल्चर को, कला को, लिपि को परिभाषित करता है।
इन सभी को हम ध्यान में रखते हुए परीक्षा उपयोगी दृष्टिकोण से अध्ययन करेंगे आगे की क्लास में। थैंक यू।